हेलो फ्रेंड्स, चलिए यूएस राज एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज का टॉपिक है मेरा महाजनपदों का उदय, और उसके हम कारण देखेंगे और उससे संबंधित कुछ हम प्रश्न भी देखेंगे महाजनपद से संबंधित। देखिए, ये जो चैप्टर है आपको हर एक एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न आते ही रहते हैं, इसीलिए आपकी जैसे किसी भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन यूपीएससी की हो, किसी भी स्टेट की पीसीएस की हो, जैसे बिहार पीसीएस की हो, बीपीएससी की, यूपी पीसीएस की हो, या फिर किसी भी स्टेट की पीसीएस हो, या फिर अदर कंपटीशन की बात करें तो उसमें भी महाजनपद से संबंधित एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न की प्रवृत्ति आपको अगर देखेंगे तो पूछी जाती है कि जैसे महाजनपद की संख्या कितनी थी, तो महाजनपद की संख्या आप जानते हैं कि 16 थी। तो इस तरह से हम देखेंगे, सब हम आगे देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या होती है हम आपको दिखा देंगे एक बार। जैसे देखिए, क्वेश्चन की प्रवृत्ति हुई कि अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए बीपीएससी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक बार कि निम्नलिखित में कौन सा एक ईस्वी छठी शताब्दी का प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्ति राज्य था। देखिए, सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था। सो हम पहले इसका हम कुछ थ्योरी देखेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे। देखिए, अगर आप जानते हो तो कमेंट में आंसर बता दीजिए। देखिए, उसके बाद कहता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी। कह रहा है प्रारंभिक राजधानी, इसलिए प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद कह रहा है कि अज्ञात शत्रु के वंश का नाम क्या था। इस तरह से हम कुछ महाजनपद से संबंधित प्रश्न देखेंगे। देखिए, प्रश्न बनाने से पहले हम महाजनपद के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो महाजनपद में जानने से पहले हम बता दें आपको कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे आपको हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या ऑल सब्जेक्ट की बात करें तो आपको अवेलेबल करा देंगे, आते ही रहते हैं। तो इसीलिए आप को नोटिफिकेशन को जरिए प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको दबा लें, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है कि महाजनपद का उदय। तो हम पहले जानते हैं कि महाजनपद होता क्या है और महाजनपद का कारण। तो देखिए, हम आपको बता दें कि आर्य जाति थे, उनके परस्पर विलीनीकरण से ही जनपदों का विस्तार हुआ। देखिए, आर्य जाति के परस्पर विलीनीकरण, जितने भी आर्य जाति थे उन्होंने जब एक साथ जब मिल गए तो उससे जनपद का विस्तार हुआ, और आगे चलकर वही जनपद क्या बने, महाजनपद बन गए। देखिए, एक बात आपको बता दें, विशेष बात कि महाजनपद में जो इस महाजनपद में छठी सदी में राज्य का विस्तार किया गया, और राज्य का विस्तार करने का प्रमुख कारण क्या था, उसमें कला कौशल की अभूत अभिवृद्धि हुई। कला कौशल थी, इसलिए राज्य का विस्तार छठी शताब्दी में ही होता है। और आगे बात करें, देखिए धन की समृद्धि भी थी, व्यापार वाणिज्य का उत्कर्ष होने लगा। देखिए, व्यापार वाणिज्य का क्या होने लगा, उत्कर्ष होने लगा। देखिए, ये सब किसका कारण है, छठी सदी में जब राज्य का विस्तार हुआ उसका कारण। देखिए, यही कारण था कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ कब से हो जाता है। देखिए, जब कला कौशल का विकास, अभूतपूर्व वृद्धि हुई, धन की हुई, व्यापार वाणिज्य जब आगे बढ़ने लगा, तो यही कारण था कि छठी शताब्दी ईस्वी में ही भारत क्या माना जाता है, राजनीतिक इतिहास की प्रारंभ मानी जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की राजनीतिक इतिहास का प्रश्न प्रारंभ किस शताब्दी से मानी जाती है, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से। तो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं, कह रहा है कि छठी शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी। देखिए, जो छठी शताब्दी थी उसमें आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार जो है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में क्या होने लगे, लोहा का व्यापक प्रयोग के कारण यहाँ पर अतिरिक्त उपज भी होने लगा। जब अतिरिक्त उपज होने लगा तो क्या हुआ, आर्थिक परिवर्तन हो गए। जब आर्थिक परिवर्तन हो गए तो देखेंगे आप वहाँ का व्यापार वाणिज्य को बल मिल गया। जैसे ही बल मिलता है लोहे के प्रयोग से, तो वहाँ पर क्या हो गए, लोहे के जैसे ही व्यापार वाणिज्य को बल मिलता है तो वहाँ पे क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में क्या हुई, अपार वृद्धि। क्षत्रिय वर्ग मतलब उच्च कास्ट के लोगों में अपार वृद्धि हो गई। देखिए, इन्हीं परिवर्तनों के कारण अगर आपको पता चले कि कबीलाई का जनजीवन में दरार पड़ने लगा। जो ऋग वैदिक में कबीलाई थे उन पर क्षत्रिय लोगों का द्वारा शोषण किया जाने लगा, जिससे क्षत्रिय भावना का जागृत होने से नगर का निर्माण होता है। जैसे क्षत्रिय भावना का जागृत होता है क्षत्रिय लोगों द्वारा, तो क्या होता है, नगर का निर्माण। फिर देखेंगे उसके बाद देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जनपद, और जो इसीलिए जो कहा जाता है जैसे ही नगर का निर्माण होता है तो उत्तर वैदिक काल में जनपद जो था महाजनपद में परिवर्तन हो गया। तो ये तो था कि हम जनपद देख लिए कि जनपद का विस्तार क्यों हुआ, लेकिन आगे देखिए विशेष तौर पर बात करेंगे आपके प्रश्न जो पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि महाजनपद की संख्या कितनी थी, तो हम महाजनपद की संख्या देखेंगे और उसकी राजधानी देखेंगे। तो देखिए, महाजनपद की संख्या कितनी थी, 16। महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी, 16। लेकिन अगर इससे विशेष बात करें कि महाजनपद जिसका उल्लेख 16 थी,
तो इसकी कुल संख्या 16 कहाँ से पता चलता है? देखिए इसका जो उल्लेख है आपको बता दें, इसका उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय होता है और महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। देखिए बौद्ध महाजनपदों की कुल संख्या जो 16 थी, जिसका उल्लेख है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, महावस्तु एवं जैन धर्म और भगवती सूत्र में मिलता है। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका कहाँ कहाँ मिलता है, समझ गए? भगवती सूत्र में मिलता है, भगवती सूत्र। ऐसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि महाजनपद जो थी उनकी कुल संख्या 16 का उल्लेख कहाँ किया जाता है, तो ये आप बताने में सक्षम हो। तो देखिए इसके आगे हम अगर आपको बात बता दें कि 16 तो महाजनपद थे। देखिए महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी, आपको बता देते हैं महाजनपद की कुल संख्या कितनी थी, 16। देखिए इसमें जो अगर बात करें 4 राज्य मगध, कौशल, वत्स और अवंती जो सर्वाधिक शक्तिशाली थे। देखिए आपको प्रश्न में पूछ दिए जाएंगे, आपको प्रश्न में भी ये प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन थे। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है, एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा महाजनपद, समझ गए? एक मगध हो जाएगा, मगध के बाद क्या हो जाएगा, कौशल हो जाएगा, कौशल के बाद वत्स और अवंती। देखिए बता देते हैं आपको, ये वत्स हो गए, एक अगर बात करें तो अवंती। ये जो 4 राज्य हैं ये क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली थे। देखिए इसके अलावा 16 महाजनपदों में अगर बता दें कि अस्मक के बारे में विशेष तौर पर बात करिए, जो अस्मक है जिसकी राजधानी पोतना या पोटली थी, तो इसके बारे में अगर विशेष बात बता दें तो ये दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। दक्षिणी भारत में कहाँ था, गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, गोदावरी नदी के। देखिए ये जो अस्मक कहाँ, एक ही मात्र ऐसा था कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। देखिए 16 महाजनपद में अगर बात करें वजिज एवं मल्ल में गणतात्मक की व्यवस्था थी। देखिए वजिज और अगर मल्ल की बात करें, इस दोनों की अगर बात करें विशेष तौर पर, तो ये क्या थी, यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। जबकि शेष में देखिए इसके अलावा अगर बात किया जाए तो क्या थी, इसमें क्या थी, गणतंत्रात्मक, इसके गणतंत्र था ये। और लेकिन इसके अलावा जितने भी महाजनपद थे उसमें क्या था, इसके अलावा जितने भी महाजनपद थे उसमें राजतंत्र था, गणतंत्र था। देखिए आपको हम ये डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि आपसे अगर कहीं से भी प्रश्न पूछे जाए तो आप इसका जवाब अच्छे से दे सके। देखिए अगर विशेष तौर पर हम बारी बारी से अब लेके चलते हैं, महाजनपद 16 थे, तो हम देखेंगे महाजनपद, क्या देखेंगे, काशी। देखिए काशी की राजधानी कहाँ थी, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महाजनपद में काशी की राजधानी कहाँ थी। जो काशी की राजधानी कहाँ, वाराणसी है। देखिए ये आप अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि हर एक प्रश्न में इसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अगर हम काशी के बारे में कुछ अगर विशेषताएं की बात करें तो सोनानंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। देखिए हम क्या बोले कि काशी की अगर विशेषताएं की अगर बात करें तो सोनानंद जातक से, एक जातक है सोनानंद, जातक से ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है, देखिए आप मेरे बातों को आप नोट भी करते जाएं। ये जो सोनानंद है, ये विशेष तौर पर ये आपको हम विशेषताएं इसकी बताते जा रहे हैं। देखिए ये जो सोनानंद है, ये सोनानंद जातक से ही ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर किसका अधिकार था, काशी का। तो काशी का किस पर अधिकार था, मगध, कौशल और अंग पर। देखिए ये जो था ये तीनों पर इसका अधिकार था। किससे पता चलता है, सोनानंद जातक से। इसके आगे बात करें, काशी का सबसे शक्तिशाली अगर राजा की बात करें वो ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की। देखिए इसके ऊपर किसने विजय प्राप्त की, कौशल ने। चलिए अब सेकेंड देखते हैं, ये तो काशी के बारे में विशेषताएं था। देखिए अगर कौशल की बात करें तो देखिए कौशल की राजधानी कहाँ थी, सबसे पहले जानेंगे का राजधानी, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। कहाँ थी, श्रावस्ती, जो कहाँ है, अयोध्या या फैजाबाद मंडल में। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। जैसे हम बता दें इसके बारे में कि रामायण कालीन कौशल राज की राजधानी अयोध्या थी। देखिए ये तो कौशल राज की राजधानी श्रावस्ती, लेकिन अगर पूछा जाए रामायण कालीन कौशल राज की राजधानी तो कहाँ थी, अयोध्या थी। यह जो राज्य में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक क्या था, फैला हुआ था। तो चलिए ये था कौशल राजधानी की विशेषता, कौशल महाजनपद की विशेषता है। और हम आगे बात करें अंग की। देखिए अगर अंग की बात करते हैं तो अब बता दीजिए अंगराज की राजधानी कहाँ थी, अंगराज की राजधानी चंपा। देखिए चंपा के बारे में अगर विशेष की बात करें तो जैसे बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी, लेकिन महापरिनिर्वाण वस्तु में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगर
की अगर बात करें तो वो था राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी तथा बनारस दिए गए। देखिए एक विशेष बात बता दें कि प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। समझ गए? तो अंग की राजधानी चंपा था, इसके बारे में मैंने विशेषताएं बता दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मगध। देखिए मगध को देखने से पहले आपको बता दें कि मगध की जो प्राचीन राजधानी, ये प्रश्न में आपको पूछा जाता है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी, तो मगध की प्राचीन राजधानी थी राजगिरी या गिरिब्रिज। ये जो है राजगिरी या गिरिब्रिज कहाँ, किसकी राजधानी थी? मगध महाजनपद की। लेकिन कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई। देखिए बाद में कहाँ कर दी गई? बाद में आपको अगर पूछा जाए, बाद में अगर देखिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं आपको कुछ विशेषताएं भी बताते चलता हूँ। देखिए बाद में जो है कालांतर में इसकी राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्र में। मगध की राजधानी कहाँ चली गई? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई। यह जो था उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। ये जो मगध की अगर बात करें तो क्या था? उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। चलिए तो हम नेक्स्ट बात करते हैं वजिज की। अब हम मगध के बाद देखिए ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पाटलिपुत्र कालांतर की और प्राचीन की राजगिरी या गिरिब्रिज थी। तो चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट की वजिज। देखिए सबसे पहले तो हम जानेंगे कि यह जो है 8 राज्यों का एक संघ था। वजिज क्या था? वजिज का मतलब होता है यह 8 राज्यों का एक संघ था। इस वजिज के अतिरिक्त तो वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडलग्राम के ज्ञातक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। बुद्ध के समय यह शक्तिशाली संघ था। वजिज किसके समय शक्तिशाली संघ था? ये बुद्ध के समय। लेकिन इसकी अगर राजधानी की बात करें तो कहाँ था? वैशाली, उत्तर बिहार में था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मल महाजनपद की। देखिए वजिज संघ के समान ही ये भी एक संघ था जिसमें पावा तथा कुशीनगर के मल्लों की शाखाएं मिलती है। मल में क्या होता है कि पावा तथा कुशीनगर की मल्लों की शाखाएं मिलती है। अगर बात करें विशेष तौर पर कुश जातक में ओककाक को वहां का राजा बताया गया। किसको? ओककाक को वहां का राजा बताया गया। देखिए अगर मल की राजधानी की बात करें तो ये कुशीनगर प्रथम भाग एवं पावा द्वितीय भाग। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये कहाँ है? गोरखपुर देवरिया क्षेत्र में है। कहाँ है? कुशीनगर और पावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया क्षेत्र में। चलिए एक और नेक्स्ट महाजनपद की बात करें, चेदी या चेती। देखिए चेदी या चेती की बात करने से पहले जानते हैं कि चेदी या चेती की राजधानी कहाँ है? सोत्थिवती या शुक्तिमती। ये जो है क्या अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है? आधुनिक बुंदेलखंड। देखिए अगर बात करें इसकी, महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था? चेदी में अगर महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक कौन था? शिशुपाल, जिसका वध कृष्णा द्वारा कर दिया गया। यहाँ का जो शासक शिशुपाल था उसको वध कृष्णा द्वारा कर दिया गया। चेतीय जातक में यहाँ के राजा का नाम उपचर मिलता है। समझ गए? ये था उपचर मिलता है यहाँ के राजा का नाम। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वत्स। देखिए हम वो वजिज था, वजिज जो था 8 राज्यों का एक संघ था जिसकी राजधानी कहाँ थी? जिसकी राजधानी वैशाली। अब बात करते हैं वत्स की। देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी, जो कि इलाहाबाद एवं बांदा क्षेत्र में पड़ता है। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। देखिए बुद्ध काल में यहाँ का पांडव वंश सबसे जो है यहाँ शासन था, जिसका शासक कौन था? उदयन था। पांडव वंश का शासन कौन था? उदयन। पुराणों के अनुसार उदयन के पिता प्रतंप ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। क्या कौन जीता था? अंग की राजधानी चंपा को जीता था यहाँ की राजा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पंचाल महाजनपद की। देखिए पंचाल जनपद अगर महाजनपद की अगर बात करें तो देखिए प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। क्या थे? एक उत्तरी पंचाल और दूसरा क्या था? दक्षिणी पंचाल। लेकिन अगर बात करें कि उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र जो रामनगर बरेली में था, लेकिन दक्षिणी पंचाल की अगर बात करें तो कहाँ था? कामपीपा या फरुखाबाद था। लेकिन पंचाल से संबंधित अगर कुछ विशेषताएं की बात करें तो इससे आगे हम देखेंगे मत्स्य। देखिए एक मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, जो अलवर भरतपुर यानी राजस्थान में पड़ता है। देखिए हम सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम राजधानी जरूर याद कर लें, चाहे जैसे, क्योंकि हर एक एग्जाम में, वो बीपीएससी की एग्जाम या किसी भी स्टेट के पीसीएस में एग्जाम में, आपको हर एक स्टेट के पीसीएस एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में ये प्रश्न राजधानी संबंधित तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको हो सके तो अच्छी तौर से याद कर लें। चलिए हम मत्स्य तक देख लिए थे, उसके बाद हम देखते हैं सूरसेन। देखिए अगर सूरसेन की बात करें तो इसका राजधानी कहाँ था? सूरसेन की राजधानी कहाँ था? मथुरा। सूरसेन की राजधानी कहाँ था? मथुरा था। लेकिन इसकी अगर विशेषताएं की बात करें तो देखिए प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सुरसेनाई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। क्या कहते थे? मेथोरा। लेकिन बुद्ध काल में यहाँ का राजा
अवंती पुत्र था जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में एक था। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में क्या था? एक था। चलिए नेक्स्ट हम महाजनपद देखते हैं अवंती। देखिए अवंती की राजधानी कहाँ है? अवंती की राजधानी उत्तरी उज्जैनी तथा दक्षिणी महिष्मती। लेकिन अवंती के बारे में अगर विशेषताएं की बात करें तो यहाँ की राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का जो है एक महत्वपूर्ण नगर था। यहाँ लोहे की खानें थी तथा लुहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण यहाँ राज्य सैनिक दृष्टि से क्या थे? इस तरह से यहाँ का राज्य सैनिक दृष्टि से बहुत ही सबल, अत्यंत सबल हो गए थे। ये था अवंती की विशेषताएं। अब बात करेंगे हम गंधार। देखिए गंधार के बारे में अगर बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? सबसे पहले देखते हैं। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। देखिए अगर इसकी विशेषताएं पर जाए तो तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। तो ये था गंधार की विशेषता की एक व्यापार के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं गंबोज और अंत में देखें कुरु। देखिए गंबोज से संबंधित अगर आपको बता दें तो इसकी राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ था? राजपुर या हाटक, जो कि कश्मीर के पास पड़ता है। तो ये इसका अगर विशेषता की बात करें तो यह गंधार का पड़ोसी राज्य था। किसका था? गंधार का ही क्या था? ये कंबोज पड़ोसी राज्य था। लेकिन प्राचीन समय में कंबोज जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था। कंबोज जो किसके लिए विख्यात था? अगर कंबोज की बात करें तो ये घोड़े, समझ गए, ये जो था घोड़े के लिए विख्यात था, समझ गए। चलिए अगर लास्ट में हम अगर अंतिम महाजनपद की बात करें कुरु, तो देखिए कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहाँ है? मेरठ तथा दक्षिण पूर्व हरियाणा में है। देखिए अगर इसकी विशेषताएं की बात करें तो बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौन था? कौरव था। तो हम इस तरह से हम 16 महाजनपद देखे, उसकी राजधानी देखे और कुछ विशेषताएं भी देखे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें, महाजनपद से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको प्रश्न पूछे जाएंगे कि वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था जो विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता था। देखिए आपसे पूछा जाएगा विश्व का प्रथम गणतंत्र किस महाजनपद को माना जाता था? तो देखिए वैशाली लिच्छवी गणराज्य को, ठीक है। अगर नेक्स्ट अब बात करें जिसका राजधानी कहाँ था, ये राजधानी वैशाली किसकी है? अभी बताया ना ऊपर में, वजीर संघी क्या थी? ये राजधानी थी। इसका गठन जो है 500 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसमें 4 शक्तिशाली महाजनपद थे। देखिए आपको बता दिए थे कि मगध, कौशल, वत्स और अवंती क्या थे? 4 शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन थे? मगध, कौशल, वत्स तथा अवंती। चलिए हम विशेष तौर पर अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, देखिए तो अगर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में प्रश्न क्या पूछा जाता है, देखिए कि ये कहा जाता है कि विश्व के ये प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। क्या है? ये विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है तथा इसकी अगर स्थापना की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना कौन किए थे? कुमार गुप्त प्रथम ने। देखिए विश्व का सबसे प्राचीन अगर वैभवशाली नगर की बात करें तो कौन है? पाटलिपुत्र। देखिए ये प्रश्न आपसे ये लगातार ये 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व का प्रथम गणतंत्र, तो वैशाली हो जाएगा। जो अगर 4 महाजनपद शक्तिशाली की बात करें तो मगध, कौशल, वत्स और अवंती। देखिए लेकिन अगर नालंदा विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय तो कौन हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। तो देखिए पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त प्रथम ने। फिर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन था? देखिए विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्र था। तो ये तो था महाजनपद से संबंधित कुछ आपको लिख लिए महाजनपद की विशेषता देखे। चलिए अब हम महाजनपद से संबंधित कुछ हम प्रश्न देखेंगे। देखिए महाजनपद का हम उदय तो देख लिए, इसकी विशेषताएं। अब इसके हम प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न पे चलेंगे तो कह रहा है कि पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? बताइए सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? आपको अभी बताए थे कि 4 राज्य बताए थे ना। देखिए 4 राज्य मगध, कौशल, वत्स और अवंती। कौन था? मगध। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मगध। कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी, हम आपको बताया है ना, मगध की प्रारंभिक राजधानी और प्राचीन की राजधानी पाटलिपुत्र, लेकिन प्रारंभिक राजधानी क्या था? राजगिरी या गिरिब्रिज, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि अज्ञातशत्रु के वंश का नाम क्या था? कह रहा है कि अज्ञातशत्रु के वंश का नाम क्या था? बताइए। हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश, जो कि बीपीएससी 53 में पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया? देखिए मगध में कौन सा प्रारंभिक शासक था जो अपना राज्यारोहण के लिए पिता की भी हत्या कर दिया, लेकिन स्वयं भी इसी कारणवश उसका भी बेटा मार देगा? तो कौन ऐसा शासक था मगध का? बताइए कौन था? अज्ञातशत्रु, समझ गए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि सूची एक को सूची, देखिए ये जो प्रश्न है आपको यूपी पीसीएस में या एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं कि सूची एक को 2 से मिलान कीजिए। तो सूची एक में क्या दिया हुआ है, प्राचीन जनपद दिया, उसका राजधानी आपको देखिए मिलान करना है। तो बताइए कुरु की राजधानी कहाँ थी, बताइए कुरु की राजधानी कहाँ थी। कुरु की राजधानी अगर बता सकते हैं तो बताइए, कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, समझ गए। देखिए लेकिन अगर बात किया जाए कि पंचाल की राजधानी क्या कहाँ थी, अहिछत्र, और कौशल की राजधानी कहाँ थी, बताइए श्रावस्ती। देखिए मैंने ये सब की विशेषताएं ऊपर बता दिया था। अगर वत्स की राजधानी की बात किया जाए तो वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी। तो इस तरह से अगर हम कोड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 का 4 था, तो देखिए 4 हो गया ना, 4 3 1 2, आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। कह रहा है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीविक किसके दरबार से संबंधित था। क्या बोल रहा है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीविक किसके दरबार से संबंधित था। तो बताइए इसका आंसर बताइए, किसके दरबार से संबंधित था, वो था बिम्बिसार के दरबार से संबंधित। देखिए नेक्स्ट प्रश्न करा कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। देखिए उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, बताइए उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था, अवंतिका। देखिए अभी आपको मैंने ये प्रश्न बताया था कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। बताइए ये जो विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली था ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवी द्वारा, समझ गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया, लिच्छवी द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। कह रहा है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। तो देखिए अगर सही नहीं है तो अगर किसके बारे में बात हो रहा है, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में, तो कह रहा है सही नहीं है। तो देखिए पहला देखेंगे तथ्य पढ़ेंगे, बराबर पहाड़ी की कुल 4 गुफाएं हैं, बराबर पहाड़ी की कुल 4 गुफाएं हैं। तो बताइए क्या ये सही है कि नहीं। तो बराबर पहाड़ी में कुल कितने गुफाएं थे, 4 गुफाएं थे। चलिए ये तो सही है कि 4 गुफाएं थे उसमें, लेकिन चलिए उसके नेक्स्ट पर देखते हैं। 3 गुफाएं का दीवार पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है। हाँ अशोक के अभिलेख का उत्कीर्ण तीनों गुफाएं पे है। चलिए नेक्स्ट है कि ये अभिलेख इन गुफाओं का आजीविका को समर्पित होने का उल्लेख करता है। तो आजीविका को ही जो समर्पित करता है बराबर की पहाड़ी। चलिए ये है कि अभी ये अभिलेख ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी के है, नहीं ये जो है अभिलेख 6ठी शताब्दी की ईसा के नहीं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये कह रहा था कि निम्न में से कौन एक सही नहीं है बराबर की पारी में, 6ठी शताब्दी ईसा में, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। देखिए अगर बात किया जाए मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था, क्या आप बता सकते हैं कि मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था, कहाँ था, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि प्राचीन भारत महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कह रहा है प्राचीन महाजनपद के बारे में अगर बात किया जाए तो कौन सा जनपद सही, कह रहा है कि नहीं है। तो सब सही नहीं है के बारे में तो हम कथन को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो कह रहा है कि सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे। तो हाँ अल्पतंत्रीय थे, जहाँ शक्ति का प्रयोग लोहे के एक समूह द्वारा किया जाता। तो ये भी बताया कि लोहे के समूह द्वारा ही इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद कह रहा है सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। तो हाँ पूर्वी भारत में ही अवस्थित थे। कह रहे निम्नलिखित में कौन सा सही है। देखिए सॉरी ये जो है एक समूह द्वारा, सॉरी गलत हो रहा है। देखिए ये अल्पतंत्रीय भी नहीं थे और इस शक्ति का प्रयोग लोहे के एक समूह द्वारा नहीं किया था, सबके पास लोहे का प्रयोग करने का अधिकार था। ये पूर्वी भारत के अलावा अन्य क्षेत्र में भी अवस्थित थे, समझ गए। तो ये भी गलत हो गया। तो कह रहा है कि महाजनपद कई सेना नहीं रखते थे, नहीं कई सेना तो रखते थे, ये भी गलत हो गया। कहता है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद की सूचीबद्ध मिलती क्या किया। तो हाँ ये तो सूचीबद्ध किया गया, तो इसलिए सही क्या हो जाएगा, डी। तो प्राचीन भारत में महाजनपदों के बारे में क्या सही है कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूचीबद्ध किया गया। तो चलिए दोस्तों आज क्या हमने देखा कि महाजनपद के विषय में देखा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी देखे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें और कमेंट के अलावा शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।